नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश आप सभी का लाइव जी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज फिर उपस्थित हूं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण संशोधन के बारे में जानकारी साझा करने के लिए। आज हमारा पार्ट 3 है और पार्ट 3 से पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो है संविधान के अन्य कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों के बारे में जानकारी साझा किया है। वो हमारे डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, जिसमें आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 है, 74वां 1992 है, 86 1986 और 92वां 2003। इन सारे संशोधनों के बारे में आज हम लोग विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले वाले संविधान संशोधन के बारे में अगर नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप जाके पिछली वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको और ज्यादा विस्तृत जानकारी मिल सके। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज के महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में। संविधान के आप जानते हैं, संविधान एक पुस्तक है जो कानूनों का संकलन है, जिसमें जो है देश की राज व्यवस्था को कैसे चलाना है इसके बारे में पूरा उल्लेख है। हम लोग बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में कि पूरे विश्व में सबसे पहला संविधान अलिखित इंग्लैंड ने बनाया, सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका ने बनाया। लेकिन अगर बात की जाए कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है तो जवाब आता है हमारे भारत का। हमारे भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो वो 395 अनुच्छेद 448 प्लस हो चुके हैं, वह 22 भाग आज 25 हो चुके हैं और वह 8 अनुसूची आज 12 हो चुके हैं। चलिए इस समय हम लोग वीडियो को और कंटिन्यू करते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले 73वां संविधान संशोधन 1992 में क्या हुआ था। इसके द्वारा जो है संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची को शेड्यूल बोलते हैं। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इस 11वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया, क्या रखा गया, तो जोड़ा गया इसमें ग्राम पंचायतों की शक्तियां, पंचायतों की शक्तियां। और ये जो पंचायतों की शक्तियां जोड़ी गई, इसमें क्या जो इसमें जो है जोड़ा गया 29 सब्जेक्ट, 29 विषय जोड़ा गया। अब इस 29 विषय में क्या क्या आता है, तो अभी आप देख रहे हैं कि मुखिया का चुनाव हो रहा है, पड़ा कि नहीं हो रहा आपके गांव में। तो इस विषय में क्या क्या आता है, सबसे पहले एक गांव का जो स्ट्रक्चर होता है, उस गांव की क्या क्या जरूरतें होती हैं, जैसे कि उस गांव का सर्वांगीण विकास करना। अगर वहां पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा नहीं हो तो वहां पे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था कराना। अगर उस गांव की जो है नाली ठीक नहीं हो तो नालियों का निर्माण कराना, सड़कें बनवाना। इसके अलावा कुछ जमीन ऐसे होते हैं सरकार की जो अवैध रूप से जो है किसी पब्लिक के द्वारा जो है कब्जा किए होते हैं, तो उन सारे सरकारी जमीनों को जो है अवैध रूप से जो होते हैं उन्हें खाली करवाना। इसके अलावा ग्राम स्तर पर देखिएगा तो गांव में जो है लाइब्रेरी का जो है ग्राम स्तर पे एक लाइब्रेरी खोलना, ये सारे काम जो हैं आपके ग्राम पंचायत में ही आते हैं। तो ऐसे ऐसे 29 ऐसे विषय जोड़े गए 11वीं अनुसूची में, जिसके द्वारा पंचायतों को शक्तियां दी गई कि वो अपने स्तर से अपने गांव का विकास कर सकते हैं। यदि पूर्व की बात की जाए, 11वीं अनुसूची जोड़ने से पहले की बात की जाए तो ये राइट जो है डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास था, राज्य सरकार के पास था। ये जो शक्ति है वह पंचायतों के पास नहीं थी। लेकिन जब से ये संशोधन किया गया तो सारे अधिकार जो है आ गए। आज आप देख रहे हैं कि आज एक छोटा सा मुखिया का चुनाव हो रहा है तो उसमें जितने प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो कितना ज्यादा पैसे खर्चा करते हैं अपने आप को जिताने के लिए, क्योंकि ग्राम पंचायत में जो है इतने सारे फंडिंग सरकार के द्वारा किए जाते हैं। यदि वास्तविक रूप में अगर वो पैसे जो है उस ग्राम पंचायत में खर्चा कर दिए जाए तो वो गांव जो है कि रोल मॉडल बन जाएगा पूरे देश के लिए, और उस ग्राम की झलक जो है पूरे देश में दिखाई पड़ेगी यदि अगर वो प्रतिनिधि जो है अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ निभाए तो। लेकिन लोकतंत्र है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। ऊपर से लेकर नीचे तक जो है सारे करप्ट नेता से भरे पड़े हैं। वो नेता क्या करते हैं, पहले अपना पकड़ गर्म करते हैं और विकास का कार्य बाद में देखते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं आपके बेतिया का जो छावनी है, छावनी ओवर ब्रिज, वहां जो निर्माण कार्य है वो काफी सालों से चल रहा है।
और पता नहीं ये कब पूरा होने वाला है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चलिए वो अलग का विषय है, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ये जान गए कि ग्राम पंचायतों में जो है 29 विषय जोड़े गए और इस 29 विषय के द्वारा जो है उस गांव का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 74वां संविधान संशोधन 1992। थोड़ा सा डेट का इधर उधर होता है, कहीं कहीं पे 93 भी दिखाई पड़ता है। 93 टेंशन की बात कोई नहीं, हम लोग 92 मान के चलते हैं। तो 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसमें जोड़ा गया नगर पालिकाओं की शक्ति। नगर पालिकाओं की शक्तियां। इस नगर पालिकाओं की शक्तियों में जो है 18 शब्द जोड़े गए। कितने शब्द है? 18। अब सवाल ये है कि इस 18 विषयों में क्या क्या होते हैं नगर पंचायत में। तो सबसे पहले देखी जाए कि हमारा जो जन्म प्रमाण पत्र बनता है या मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है, कौन जारी करता है? तो हमारा नगर पालिका। यह अधिकार जो है केवल नगर पालिका को मिला हुआ है कि वह किसी व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र जो है वह जारी कर सकता है। नगर पालिका की बात की जाए तो नगर में जो है सड़क व्यवस्था अच्छी है कि नहीं, नाली व्यवस्था अच्छी है कि नहीं, पानी के जो है शहर से बाहर जाने का रास्ता ठीक है या नहीं, इन सब चीजों की समुचित व्यवस्था जो है नगर पालिका के अधिकार में आता है। या आपके नगर में अच्छी एक लाइब्रेरी है कि नहीं, तो ये सारा जो भी कार्य है ये नगर पालिका के अंडर में आता है। जैसे सिंचाई की व्यवस्था वो आपका ग्राम पंचायत में चला जाएगा, या आपके नगर में भी अगर खेत वगैरह है तो वहां पे भी समुचित जो है सिंचाई की व्यवस्था कराने का भी काम नगर पालिका का ही होता है। इसके अलावा देखते हैं नगर पालिका में बहुत ऐसे जगह होते हैं जो अवैध रूप से जो है कब्जा किए गए होते हैं, उन सारे सरकारी जमीनों को खाली कराने का काम और उस जमीन का प्रयोग लोक कल्याण के लिए करने का काम भी नगर पालिका का ही होता है। जैसे आप देखते हैं कि नगर पालिका जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपके शहर का सफाई करवाती है। आप देखें डोर टू डोर कूड़ा कचरा जो है उठाव होता है, हमारे चनपटिया हम लोग देख सकते हैं। तो ये सारे जितने भी कार्य हैं ये सारे हमारे नगर पालिका के अंदर आते हैं। तो ऐसे 18 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो जोड़ा गया किसमें? 12वीं अनुसूची में। यहाँ सॉरी छूट गया है, 12वीं अनुसूची में ये जोड़ा गया। और इस 12वीं अनुसूची में जोड़ने का परिणाम ये हुआ कि जो काम पहले स्टेट गवर्नमेंट करती थी अब वो डायरेक्ट नगर पालिका कर सकती है। यानी नगर पालिका के पास इतने फंड होते हैं कि यह नगर पालिका उस फंड के द्वारा जो है अपने नगर पालिका का सर्वांगीण विकास कर सकती है। तो हम लोग जान चुके कि 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची का संबंध जो है क्रमशः पंचायतों की शक्तियां और नगर पालिकाओं की शक्तियां से जुड़ा हुआ है। आपसे सवाल पूछेगा कि पंचायतों की शक्तियों में कितने विषय जोड़े गए हैं? तो 29 विषय है। नगर पालिकाओं की शक्तियों में कितने विषय है? तो आपका जवाब होगा 18 विषय है। तो हम लोग ये क्लियर कर चुके हैं कि ग्राम पंचायत और नगर पालिका की शक्तियां इसलिए दिया गया ताकि ये अपने अपने क्षेत्र का विकास खुद से कर सके। सरकार जो है इन्हें फंड मुहैया कराती है और इनका काम होता है कि उस फंड से जो है अपने अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना। वो अलग बात है कि विधायक कोटे से, सांसद कोटे से जो विकास होता है वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर बात केवल नगर पालिका और ग्राम पंचायत की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 86वां संविधान संशोधन 2002। देखिए यहां पे है 86वां संविधान संशोधन, यहां पे 2002 होगा, मिस हो गया कोई दिक्कत नहीं है, 2002। इसके द्वारा क्या किया गया था कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे हैं उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। निःशुल्क। यहां देखिए इससे पहले का बात की जाए 2002 से पहले ऐसा कोई कानून नहीं था जिसके द्वारा यह निश्चित की जा सके कि 6 से 14 वर्ष आयु के जो बच्चे हैं उन्हें जो शिक्षा मिलेगी वो निःशुल्क होगी अथवा नहीं।
लेकिन संविधान सुधारकों के मन में ये विचार आया, उन्होंने क्या किया, 86 संविधान संशोधन किया 2002। इसमें ये बातें डाल दी गई कि चाहे वो किसी भी वर्ग का बच्चा हो, यदि उसकी आयु 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की हो, उन सारे बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। किस स्कूल में? तो जितने भी सरकार के स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, चाहे वो जो मिडिल स्कूल है, वहां पे जो है बच्चों को पूरी निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। आप भी पढ़े होंगे या हम लोग भी पढ़े हैं, तो जितना भी आपका प्राइमरी स्कूल होता है या जो मिडिल स्कूल होता है, हमें 1 रुपया नहीं मिल लगता उसमें, और हम लोग शुरू से लेकर कम से कम 8 क्लास तक पढ़ते हैं। और उस दरमियान जो है हमें जो है मिड डे मील यानी जो आपका मध्याह्न जो भोजन है वो भी मिलता है। इसके अलावा छात्रवृत्ति भी मिलता है। इसके अलावा पोशाक ये भी मिलता है। तो ये सारी चीजें जो है इसी के अंडर में आ गई। यानी कि अब आप इस 6 से 14 वर्ष के बच्चों से कोई भी सरकारी तंत्र जो है पढ़ाने के लिए बिल्कुल पैसा नहीं ले सकता। आपको जो पढ़ाएगा बिल्कुल क्या होगा, निःशुल्क दिया जाएगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। आपसे सवाल पूछेगा, बताइए 86वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो जवाब होगा 2002। आपसे पूछेगा 86 संविधान संशोधन में कितने आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी? तो आपका जवाब होगा 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को। क्लियर कॉन्सेप्ट है? इसी के द्वारा क्या हुआ कि शिक्षा में एक नई क्रांति की तरह आई। जैसे आप देखते हैं पहले जो है बालिकाओं की शिक्षा जो है बालकों की अपेक्षा काफी कम होती थी। यानी पहले जो है लड़कियों पे उतना फोकस नहीं किया था जितना कि लड़कों पे किया जाता था। लेकिन आज का दौर देखा जाए तो सरकार जो है और ज्यादा बढ़ावा दे रही है कि लड़कियां जो है लड़कों के साथ कदम कदम मिलाकर आगे बढ़ सके, पढ़ाई कर सके। जैसे कि आप देखते हैं आपको 9th क्लास में साइकिल मिलता है, 1 रुपया नहीं लगता है। तो सरकार का ये काम क्या है कि बच्चों को प्रोत्साहित करना कि वो जो है शिक्षा की ओर ध्यान दे सके। जैसे बात की जाए आजादी के बाद जो है देश में शिक्षा तंत्र उतना मजबूत नहीं था जितना कि आज हो रहा है। पहले जो है एक लड़की यदि साइकिल से स्कूल जाती थी तो समाज में क्या है, हमारे जो सामाजिक रूढ़िवादिता विचार वाले लोग हैं, ये लोग कहीं ना कहीं जो है मजाक उड़ाया करते थे कि हाँ लड़की जो है वो पढ़ने जा रही है। लेकिन आज का दौर देखिए कहीं ना कहीं लड़कों से ज्यादा जो है लड़कियां पढ़ाई पर फोकस कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट संविधान संशोधन आपका 92/2003। ये क्या था ये हम लोग जानते हैं। 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है हमें क्या किया गया, 8वीं अनुसूची में कुछ भाषाएं जोड़ी गई। किसमें? 8वीं अनुसूची में। इस 8वीं अनुसूची में जो है कुछ भाषाएं जोड़ी गई। उस भाषाओं को याद करने का ट्रिक है छोटा सा। जैसे आप जानते हैं बोर्ड मास, ठीक है। एक छोटे से ट्रिक के द्वारा जो है उन सारी भाषाओं को हम जान सकते हैं। 20 बो से हो जाएगा आपका बोडो, डी से हो जाएगा आपका डोंगरी, एम से हो जाएगा आपका मैथिली, और एस से हो जाएगा आपका संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। यानी कि 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं का समावेश किया गया। और वो 4 भाषाएं कौन कौन सी है? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इसको थोड़ा सा ट्रिक से याद कर सकते हैं। बोडमास, BODMAS, BO से बोडो, D से डोंगरी, M से मैथिली और S से आपका हो जाएगा संथाली। यानी इन 4 भाषाओं को जो है 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है जोड़ा गया। आपसे पूछेगा बताइए 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में भाषा कितनी थी? तो आपका जवाब होगा कि प्रारंभ में जो भाषा थी वो थी 14 और अभी कितनी है? 22। प्रारंभ में जो भाषा कितनी थी? 14 और अभी कितनी है? 22। तो ये तो और जो अभी तो 4 है, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, केवल 4 है। 3 और जो जोड़ा गया है इसके वीडियो जो हम लोग पिछले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं।
कि पिछले वाले वीडियो में हम लोग ये जान चुके हैं कि किस संविधान संशोधन के तहत जो है सिंधी, ठीक है, इसके अलावा नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, ये जो है तीनों भाषाएं जोड़ी गई थी। तो आप लोग पिछले वाले वीडियो देख लीजिएगा तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा? सबसे पहले सीखा 73वां संविधान संशोधन 1992, इसके द्वारा जो है पंचायतों को शक्तियां दी गई। कितने विषय दिए गए? तो आपका जवाब होगा 29 विषय दिए गए। उसके बाद आपका होगा 74वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया? तो आपको जोड़ा गया 12वीं अनुसूची, और इस 12वीं अनुसूची में जो है नगर पालिकाओं की शक्तियों का उल्लेख है, जिसमें 18 सब्जेक्ट जोड़े गए। उसके बाद आपका आया 86वां संविधान संशोधन 2002, इसके द्वारा 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ये एक्ट किया गया। उसके बाद आपका है 92वां संविधान संशोधन 2003, इसके द्वारा जो है 8वीं अनुसूची में जो है 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। और इस तरह से 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या जो है वो हो गई 22। कुल भाषा कितनी? 22। इससे संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए क्या इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी शामिल है? क्या इस 22 भाषाओं में इंग्लिश शामिल है? आपका जवाब होगा नहीं। क्या इस 22 भाषाओं में भोजपुरी शामिल है? भोजपुरी? तो आपका जवाब होगा कि नहीं। क्या इन 22 भाषाओं में राजस्थानी भाषा शामिल है? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। यानी ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है कि बताइए क्या अंग्रेजी उस 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं में शामिल है? तो नहीं। भोजपुरी शामिल है? तो नहीं। राजस्थानी शामिल है? तो नहीं। क्लियर बात है? आप देखते होंगे हर दिन ऐसे विवाद होते रहते हैं कि भोजपुरी भाषा को भी 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। अगर भोजपुरी, अंग्रेजी या राजस्थानी को 8वीं अनुसूची में अगर जोड़ा जाएगा तो उसके लिए फिर से संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो जान लीजिए कि वो संविधान हो सकता है 105वां, 110वां, यानी जब भी भविष्य हो तब उसको जोड़ा जाएगा, लेकिन कंडीशन है कि उसके लिए हमें संविधान संशोधन करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके कि ये संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपका जवाब होगा साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हम लोगों ने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया है। चलिए आज हम लोग बहुत अच्छी चीजों को जाने। ये 4 हमें महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों के बारे में जाना जो हमारे प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप इसके पिछले वाले संशोधन को नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाला गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 का। उसको देख के आप जो है पिछले क्लास में जो भी पढ़ाया गया है उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हाँ मैं आपके लिए और कितना अच्छा वीडियो बना सकूं। यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी और नए टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि मैं उसे बना सकूं। जैसे एक कमेंट आया है एक छात्र का कि सर आर्टिकल पर आप वीडियो बनाइए, उसका नाम रुपेश कुमार है। तो मैं रुपेश कुमार मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन कुछ और विषय वीडियो बनाने के बाद टेंशन मत लीजिए। पॉलिटी का हर क्वेश्चन हर पार्ट को हम लोग यहाँ पे नेस्तनाबूद करने वाले हैं, उसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। पॉलिटी का कोई ऐसा पार्ट नहीं बचेगा जिसको हम नहीं जानेंगे, और ऐसा पढ़िए जो आपके दिमाग में सेट हो, जिसको आप रिलेट कर सके। जैसे अगर आप नाली देखें तो आपको समझ चला कि नाली जो बन रहा है ये नगर पालिका और पंचायत के सब्जेक्ट में आता है। यदि सड़क देख रहे हैं, लाइब्रेरी देख रहे हैं, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए, इसको बोलते हैं रिलेट करना। तो जब तक आप किसी चीजों को रिलेट नहीं कीजिएगा अपनी पढ़ाई से, वो आपके दिमाग में कंठस्थ नहीं होगा। रट्टा मारने से कुछ होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? एक बेहतर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और उस बेहतर कॉन्सेप्ट के द्वारा जो है हम किसी भी चीज को आसानी से समझ सकते हैं और एग्जाम में अपनी भाषा में जवाब दे सकते हैं। तो ठीक है, ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए आप अपना ख्याल रखें। ओके, थैंक यू।